अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। पेज 4 पे था 4 हाँ 4 के एंड पे और 5 के तकरीबन दरमियान तक एमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। ये सारा कुछ है जो कल आपको समझाया था मैंने। ये जो कल 3 सवाल कराए थे एंड पे, वो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। 1-2 पॉइंट इसमें से भी आपको नहीं बताया मैंने, तो इसलिए फिर मैंने कल कहा भी नहीं था पढ़ने को। यानी जो उन सवालों से सिखाया था उतने पॉइंट्स इनमें से पढ़ने हैं तो पढ़ लें। ये 3 डब्बे पढ़ लें, 1-2 बुलेट पॉइंट नहीं समझ आएंगे आपको भी, उनको इग्नोर कर दें, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा समझ नहीं आ रहे। तो फिर मैं इसको ना यहाँ ब्रेक लगा के IAS 21 पे जाने लगा। पेज 4 के एंड पे एमोर्टाइज कॉस्ट और पेज 5 के तकरीबन मिड तक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें। 1-2 बुलेट पॉइंट शायद समझना है, शायद नहीं बल्कि यकीनन समझना है, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन से। इनको पढ़ लें एक बार, फिर मैं IFRS 9 को ब्रेक लगा के IAS 21 पे जा रहा हूँ। एमोर्टाइज कॉस्ट का तीसरा बुलेट पॉइंट अभी नहीं बताया। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का तीसरा और चौथा नहीं बताया, और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल का दूसरा नहीं बताया। इतने सारे तो है नहीं यार, ये कल जो सवाल किया था वही है। चले IFRS 9 को ब्रेक लगा दी मैंने। IAS 21, इसके ना 2 हिस्से हैं। अभी इस वक्त जो पढ़ाने लगा वो एक हिस्सा पढ़ाने लगा। इसके हिस्सों को मैं कह देता हूं IAS 21 एप्लीकेशन ऑन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और IAS 21 एप्लीकेशन ऑन कंसोलिडेशन। ये 2 हिस्से हैं इसके। तो ये अभी पढ़ा रहा हूं, ये कंसोलिडेशन के साथ पढ़ाऊंगा। आसान है, फॉरेन करेंसी की कैलकुलेशन है थोड़ी सी। ये मैंने बुक में बनाया हुआ है, चैप्टर 7 बुक में चैप्टर 7 बना हुआ है, और कंसोलिडेशन का जो पोर्शन है वो मैं कंसोलिडेशन में पढ़ाऊंगा। मैंने हेडिंग में लिखा भी हुआ है एक्सक्लूडिंग फॉरेन कंसोलिडेशन। अच्छा, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, और 2-3 पेजेस पे लिखा हुआ बस, और फिर आपको जो जहां से कहूंगा पढ़ने को वहां से पढ़िएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। एक बिजनेस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा, एग्जांपल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट यही होगी। फिर फॉरेन करेंसी बोरोइंग लैंडिंग भी हो सकती है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। जैसे अगर हम कोई चीज जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं
तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो जर्मनी वाला सप्लायर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहा है? वो तो लोकली कर रहा है ना भाई। हमको चीज अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम बिल उसका चार्ज करेंगे डॉलर्स में, तो अमेरिका वाला जो बंदा है वो इंपोर्टर है, तो वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो तो अपनी करेंसी में कर रहा है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अगर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी हो तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मतलब इसके लिए आईएस क्यों बनाया गया होगा? चलें और हिंट दे देता हूं, अकाउंटिंग करनी है अपनी अपनी करेंसी में, तो प्रॉब्लम फिर क्या है? ट्रांसलेशन किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा, बस ये कहानी है इसमें कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, फॉरेन करेंसी एसेट्स, लायबिलिटीज जिनकी एग्जिस्टेंस फॉरेन करेंसी में है, तो उनको हमने अपनी बैलेंस शीट में जो उर्दू में बनानी है, तो उसको किस दिन के एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट करना है, ये मकसद है आईएस का। इसके लिए पहले ना कुछ छोटी छोटी चीजें सिर्फ रीकैप दे रहा हूं, ये कैफ लेवल की चीज है, सिर्फ एक रीकैप के लिए बता रहा हूं। इस चैप्टर के पहले पेज पे आए, इस चैप्टर का पहला पेज, ये 3 मैंने करेंसीज की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने खैर क्या आईएस की वर्डिंग है, मैंने वो कॉपी की हुई है। फॉरेन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी नाम से क्या लग रहा है? प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। फंक्शनल करेंसी, ये समझ लें, ये सीफैप लेवल पे नहीं होनी चाहिए चीज, टेस्ट ये कैफ लेवल की है, ये एफआर 2 में हो जाया करती है टेस्ट। फंक्शनल करेंसी का कॉन्सेप्ट ये है, और ये भी बहुत सब्जेक्टिव है, यानी इतने बड़े तकरीबन पौने पेज की गाइडेंस देने के बावजूद कंपनी ने खुद फैसला करना है। यानी आईएस की तरफ से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स नहीं है कि वो फॉलो करके फंक्शनल करेंसी पता चल जाएगी। आईएस ने सिर्फ सपोर्टिंग के लिए बातें लिखी हैं, फैसला कंपनी ने खुद करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी हमारे बिजनेस पे मेनली इन्फ्लुएंस करती है, जैसे अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में ही हमारी गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं, मटेरियल, लेबर सब पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसाइड करती है। गुड्स बेचते हैं वो भी रुपए में बेचते हैं, जो कमाते हैं वो भी रुपए में रखते हैं, बाहर नहीं ले जाते, तो हमारे बिजनेस की फंक्शनल करेंसी रुपए। लेकिन अगर हमारा बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को भी डॉलर में पे कर रहा है, गुड्स भी सारी बाहर ही बेचता है, उनकी प्राइस भी डॉलर में होती है, यहां सिर्फ और सिर्फ लेबर सस्ती थी या कोई हो सकता है टैक्स बेनिफिट हो, इसलिए पाकिस्तान में ऑफिस बनाया था, वरना पैसा भी हम यहां से निकाल के बाहर ही ले जाते हैं। तो फिर इस बिजनेस की फंक्शनल करेंसी रुपए नहीं है। तो फंक्शनल करेंसी उस मुल्क की करेंसी है, उस इकोनॉमी की करेंसी है जो बिजनेस को मेनली अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, मेनली अफेक्ट कर रहा है कैसे पता चलेगा? जिसमें बिजनेस की मेन ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स, परचेजेस, मटेरियल, लेबर, जिस करेंसी में होती है समझो वही फंक्शनल करेंसी है। और निशानी, ओनर्स पैसा डालते किस करेंसी में है और वापस घर किस करेंसी में लेके जाते हैं, मेन बोरिंग लैंडिंग किस में होती है, ये कुछ निशानियां हैं। इनकी बेस पे बिजनेस सिर्फ गाइडेंस के तौर पर इंफॉर्मेशन है, कंक्लूसिव नहीं है। करना बिजनेस ने फैसला है कि उनकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। ये फंक्शनल करेंसी सारी पढ़ लें, ये कैफ की चीज है, सिर्फ रिकैप के लिए कह रहा हूं बस। फंक्शनल करेंसी की सारी अंग्रेजी पढ़ लें, पॉइंट 1 2 3 4 सारी पढ़ लें। जी, ये ना सिर्फ एक सब्जेक्टिव गाइडेंस है, कोई कंक्लूसिव नहीं है। ये बिजनेस ने खुद फैसला करना है। बस समरी यही है कि जिस मुल्क की, जिस इकोनॉमी की ज्यादा टेंशन है बिजनेस को, जो सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रहा है, उसकी जो करेंसी है बस वही कंपनी की फंक्शनल करेंसी है। और फॉरेन करेंसी क्या होती है? जो फंक्शनल करेंसी के अलावा की करेंसी। अच्छा, ये बस एक रिकैप था, पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी दफा करें, आगे चलते हैं। मॉनेटरी आइटम समझ लें, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिस वजह से मैंने ये बीच में डाला है ना, वो अब बता रहा हूं। मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स वो होती हैं, एसेट्स की अगर बात करूं, वो एसेट्स जो एसेट ही इसलिए हैं क्योंकि उनसे कैश मिलना है। जैसे डेटर है, डेटर एसेट क्यों है? क्योंकि कैश मिलना है। बिल्डिंग एसेट क्यों है? उसको ना यूज करना है, उसको यूज करना है, उसे कैश नहीं मिलना, यूज करना है। नहीं, दूर दराज तो कहीं कैश ही मिलना है, लेकिन एसेट क्यों कह रहे हैं कि हमने इसको यूज करना है? हमने प्रीपेड रेंट को एसेट क्यों कहा हुआ है? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट एसेट है, क्यों है एसेट? है क्या बेनिफिट मिलेगा?
बाद में रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब जिस चीज का रेंट है वो यूज करनी है, सर्विस हमने यूज करनी है। एडवांस टू सप्लायर एसेट क्यों है? क्योंकि उसे गुड्स लेनी है। लोन दिया हुआ है किसी को, एसेट क्यों है? क्योंकि कैश वापस मिलना है। तो मॉनेटरी एसेट वो होता है जो एसेट ही इसलिए है क्योंकि उससे कैश मिलना है, और मॉनेटरी लायबिलिटी वो होती है जो लायबिलिटी ही इसलिए है कि उसके अगेंस्ट कैश देना है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर मॉनेटरी लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं, हमने गुड्स देनी है, नहीं मॉनेटरी लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, जो कल परसों सीखा है, कल ही बल्कि परसों, पता नहीं, हाँ इतवार, ठीक है कल परसों, तो उसकी नॉलेज की बेस पे एक मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। आपने करना यह है कि किताब से नहीं, किताब बंद करें, आपने करना यह है कि लिस्ट लिखें और उस लिस्ट के सामने आपने दो चीजों के बारे में लिखना है, फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी है या नहीं, और मॉनेटरी एसेट या लायबिलिटी है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक, चलो मैंने खुद ही बता दिया, कैश, कैश फाइनेंशियल एसेट बिल्कुल है, कैश मॉनेटरी एसेट है बिल्कुल है। तो इस तरह से मैं कुछ आइटम्स बोलूंगा, आपने सोच के अभी जो मॉनेटरी बताया वो, और जो कल परसों फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी बताया था, इसके मुताबिक आपने ना हर आइटम के आगे ये टिक क्रॉस करना है। चले लिस्ट लिखें। एक को सामने बोल ही दिया, कैश, डेटर्स, लीज रिसीवेबल, PPE, investment in equity instruments, investment in equity instruments, investment in debt instruments। ये क्या चीज हुई? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, intangible assets, intangible assets, inventory, lease liability, income tax payable, creditors, advance from customer, advance from customer, चलें बस इनके आगे बस ये टिक और काटा लगा दें कि फाइनेंशियल एसेट है कि नहीं, मतलब फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं, और मॉनेटरी एसेट और मॉनेटरी लायबिलिटी है कि नहीं। हाँ जी, डेटर्स फाइनेंशियल एसेट है बिल्कुल है, मॉनेटरी एसेट भी है, लीज लायबिलिटी, लीज रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट भी है, मॉनेटरी एसेट भी है, PPE दोनों ही नहीं है। अच्छा, किसी आइटम पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। फाइनेंशियल एसेट क्यों है? एसेट लीज पे दिया है और रेंटल हाँ लेने, रिसीवेबल है, कैश मिलना है। PPE अच्छा हो गया। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये फाइनेंशियल एसेट है, मॉनेटरी एसेट नहीं है। मॉनेटरी एसेट जिनको लग रहा है तो क्यों है? रिटर्न मिलना है। हमने किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो हमारा क्या कि हमें कैश मिले। तो डिविडेंड अलग चीज है, डिविडेंड रिसीवेबल कहां होता तो मैंने जरूर मॉनेटरी आइटम होती। हक है हमारा, अगर बंद हो गई कंपनी कुछ ना बचा तो।
हमारा हक है कैश मिलना? नहीं, हमारा हक कैश लेना तो हक नहीं है। किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से नेट एसेट्स का मालिक बनता है। जिस कंपनी की इक्विटी है उनकी कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है पैसे देना। कंपनी की अपने ओनर्स को ऑब्लिगेशन टू पे तो नहीं है। अगर ऑब्लिगेशन टू पे होती तो फिर इक्विटी क्यों होती, फिर तो लायबिलिटी होती। किसी भी एसेट को एसेट कहने के लिए कि हाँ हमें पैसा मिलना है तो दूसरे का पैसे देना जिम्मेदारी भी तो होना चाहिए ना, तो दूसरे की तो है ही नहीं जिम्मेदारी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स ये फाइनेंशियल एसेट तो है, मॉनेटरी एसेट नहीं है। देखें, हमारा किसी से कैश लेना हक है अगर, तो फिर उसका कैश देना जिम्मेदारी होना चाहिए ना। तो अगर जिसके शेयर्स हैं उसकी जिम्मेदारी होती तो फिर वो लायबिलिटी होती। लायबिलिटी तो नहीं होती, वो तो इक्विटी होती। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स मॉनेटरी एसेट नहीं है, फाइनेंशियल एसेट है। और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ये दोनों है। ये मॉनेटरी एसेट है क्योंकि हमने अगर डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है तो हमने किसी को लोन ही दिया है। देखें, डिवेंचर जो इशू कर रहा है वो बोरो कर रहा है ना, तो उसकी लायबिलिटी है लोन वापस करना, तो ये है मॉनेटरी एसेट। तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर फाइनेंशियल एसेट भी है, मॉनेटरी एसेट भी है। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स फाइनेंशियल एसेट तो है, मॉनेटरी एसेट नहीं है। आगे, इनटेंजिबल एसेट्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्री भी कुछ भी नहीं है, मॉनेटरी एसेट भी नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा हक है किसी से पैसे लेना। बेचेंगे तो हक बनेगा ना, अभी तो बेचा ही नहीं, खुद इस्तेमाल कर ले। तो पड़ी हुई इन्वेंट्री अभी हमारा हक है ही नहीं कैश लेना, तो इसलिए ये मॉनेटरी एसेट नहीं है। तो इन्वेंट्री मॉनेटरी एसेट भी नहीं है, फाइनेंशियल एसेट भी नहीं है। आगे क्या? लीज लायबिलिटी, ये कैश देना कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारी होती है, तो ये मॉनेटरी भी है और फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है। इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल मॉनेटरी है, फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल लायबिलिटी होने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्चुअल होना जरूरी था, लेकिन मॉनेटरी है क्योंकि पैसे देने, तो मॉनेटरी लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अगला, क्रेडिटर दोनों ही है। आगे, ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। हाँ जी, किसी आइटम पे कोई कंफ्यूजन? ये पहले पे चैप्टर 7 चैप्टर के पहले पेज पे मिड में ये मॉनेटरी आइटम्स अगले पेज के शुरू तक जा रहा है, ये सारा पढ़ लें। मॉनेटरी आइटम सारी पढ़ लें, पॉइंट 1 2 3 सारे पढ़ लें एग्जाम्पल समेत। फर्स्ट पेज का लास्ट पॉइंट क्या? अच्छा जी, इसकी मिसाल ऐसे है कि हमने देने हैं किसी को पैसे और 2 लाख रुपए देने, और उसके साथ ये तय किया हुआ है कि देने तो आपको 2 लाख ही हैं, हमें, हाँ ठीक है, लेकिन हम तब देखेंगे कि आपको हम कितने शेयर्स इशू करें जिनकी टोटल वर्थ 2 लाख बनती होगी। अब दे हम शेयर्स नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी 2 लाख की अमाउंट जिम्मेदारी है। अगर उस वक्त हमारा शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा वर्थ का हुआ तो हमें कम शेयर्स देके भी 2 लाख सेटल हो जाएंगे, और अगर सस्ता रोल रहा हुआ मार्केट में तो ज्यादा शेयर्स देने पड़ेंगे। तो ये लिखा हुआ है वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स। अब बजाहिर हम शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन कितने शेयर इशू करने हैं ये अभी इस वक्त पक्का नहीं है। पक्का क्या है कि एक टोटल अमाउंट तय है जो दी जानी है, तो इसलिए ये मॉनेटरी कहते हैं इसको। शेयर बेस्ड पेमेंट में तो नंबर ऑफ शेयर्स तय होते थे ना, नहीं, हमने कस्टमर को नहीं, सप्लायर को या एम्प्लॉय को नंबर ऑफ शेयर्स तय किए होते थे। ये नहीं कहा होता था कि इतनी वैल्यू के बराबर शेयर्स देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स तय किए होते थे, वहां पर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स थे। यहां पर है कि एक देनी है अमाउंट, पैसे वे तो पैसे दे देंगे, नहीं तो उतनी अमाउंट के शेयर्स दे देंगे।
फाइनेंशियल क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता। हमने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया होता है गवर्नमेंट से, तो मॉनेटरी है। नहीं नहीं नहीं, इनकम टैक्स पेएबल जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है और पैसे ही देने हैं, इसलिए ये मॉनेटरी लायबिलिटी है। लेकिन क्या गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने? फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन होती है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे, तो इसलिए इनकम टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गवर्नमेंट के साथ। क्या जैसे देखें, टैक्स देना हमारी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। स्टैट्यूटरी है, लॉ के मुताबिक हमने पैसे देने हैं गवर्नमेंट को, ये लॉ में लिखा हुआ है। हमने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रोमिसेस होते हैं, कंसिडरेशन होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है हमारा गवर्नमेंट के साथ इनकम टैक्स देने का। जब हमने वापडा से कनेक्शन लगवाया ना, वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉर्म साइन हुआ है। जैसे अभी आजकल वो वापडा की मिसाल से याद आ गया, सोलर के वो चल रहे हैं, तो वो जो ग्रीन मीटर लगवाया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है लेस्को के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इनकम टैक्स देना गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया हुआ, वो तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल होना जरूरी है। चलें, 1.5 पेज हो गया। अब दूसरे पेज के मिड में, तकरीबन मिड में नहीं, शुरू में ही, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। इसमें आप पॉइंट 1 पढ़ लें, ये मैंने क्लास के शुरू में बता दिया था कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होती क्या है। पॉइंट 1 पढ़ लें जल्दी से, फिर पॉइंट 2 समझाता हूं। इसका पॉइंट 1 पढ़ लें सिर्फ, ABC। हाँ जी, एक पॉइंट पढ़ना था सिर्फ। अच्छा, पॉइंट 2 समझाता हूं। इस हेडिंग में बात ये होने लगी है कि जब हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है इनिशियली, तो उस दिन रुपीज में लाने के लिए कौन से दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा? ट्रांजैक्शन को, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रुपीज में लाना है जब रिकॉर्ड कर, इनिशियल रिकॉग्निशन, तो किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा? जिस दिन वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। हाँ जी, जिस दिन एंट्री करने लगे उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगेगा? नहीं, क्यों? हो सकता है अकाउंटेंट छुट्टियों में जा रहा है, उसने कहा मैं आप ही करूंगा एंट्री। हाँ जी, जिस दिन उस ट्रांजैक्शन के IS के मुताबिक उस ट्रांजैक्शन की एंट्री करना बनता होगा, उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगेगा। जिस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना है, जैसे IFRS 15 हमने पढ़ना है, एक उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है। IFRS 15 सिखाएगा कि किस दिन करना है, तो जिस दिन रिकॉर्ड करना है IFRS 15 के मुताबिक उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगेगा। इसी तरह अगर हमने कोई एसेट लीज पे लिया है और जिससे लिया है वो हमें डॉलर्स में चार्ज करने लगा है, तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट रुपीज में रिकॉर्ड करनी है, किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा? लीजेस पढ़ाना है आपको भी। जिस दिन IFRS 16 के मुताबिक एंट्री होनी बनती है, वो होती है कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट ऑफ लीज, तो उस दिन वाला रेट लगेगा। तो किसी भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रुपीज में रिकॉर्ड करना है तो किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा? जिस दिन उसके IS के मुताबिक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी बनती थी। अच्छा, अगर रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे होते हैं ना, तो बिजनेसेस अपनी आसानी के लिए कुछ पीरियड्स का भी एक रेट तय कर सकते हैं। जैसे आप लोग तो छोटे छोटे से होते थे, स्कूल ही जाते होंगे मेरे ख्याल में, मुशर्रफ के दौर में ना, तो डॉलर 60 पे बहुत अरसे तक 60 पे रुका रहा था। तो अगर स्टेबल हो तो फिर हर रोज का नया रेट तो चेक करने की बजाय पीरियड का एक रेट भी कंपनी डिसाइड कर सकती है, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता तो। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है तो फिर उस दिन का रेट लेना है जिस दिन IS के मुताबिक उस एंट्री का होना बनता था। पॉइंट 2 सारा पढ़ लें डब्बे समेत, पॉइंट 2 डब्बे समेत सारा पढ़ लें। हाँ जी, पॉइंट 2 जी, पॉइंट 2 डन। अच्छा, अब ना ईयर एंड से आगे चलते हैं, ईयर एंड कह रहा हूं, इनिशियल मेजरमेंट से आगे चलते हैं। पहले मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, फिर बुक में लिखा हुआ वहां से बता दूंगा।
3 मिसालें समझाने लगा बोर्ड पे, फिर बुक से कहूंगा तो पढ़ लीजिएगा। दो 2022 में हमने सेल्स की $500 की, और डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और ये हमने की 1 सितंबर 22 को। रुपी अमाउंट किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा? 1 सितंबर का। ईयर एंड आ गया, पैसे अभी तक नहीं मिले। 1 सितंबर को रेट था लेट से 200 रुपए, तो कितने पे एंट्री हुई होगी? 1 लाख, है ना? 1 लाख। ईयर एंड आ गया, हमारे डेटर्स ईयर एंड पे $500 हैं या 1 लाख रुपए हैं जी? लेकिन डेटर टू डेबिट हमने 1 लाख किया नहीं, लेकिन डेटर तो 1 लाख के रिकॉर्ड हो गए ना? मिले नहीं है। हाँ, जब आएगा तब देखेंगे। अच्छा, पैसे मिलते हैं आके यहां इधर, तो इस दिन कैश जब मिला तो डॉलर 200 रुपए का ही होगा? नहीं, चेंज हो गया होगा। तो वो जो भी गेन लॉस होगा, क्या इससे जस्ट पहले 200 ही था, रातों रात एकदम से वो 270 पे चला गया? ओवर द पीरियड रेट चेंज हुआ होगा। तो जो फाइनली कैश मिलते हुए, चूंकि मिलना अल्टीमेटली $500 है, 1 लाख नहीं मिलना, मिलना $500 है, तो वो जो कैश मिलते हुए हमें तब जाके जो एकदम से गेन लॉस मिलेगा, तो वो फेयर नहीं होगा। इसलिए क्योंकि कैश असल में $500 मिलना, 1 लाख नहीं मिलना, तो हमें ईयर एंड पे इसको अपडेट करना पड़ेगा। 1 लाख नहीं, $500। और अपडेट करने का मकसद ये होगा ताकि अब तक जो डॉलर की पोजीशन हो चुकी है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डॉलर मिलने हैं। तो चूंकि ये मॉनेटरी आइटम है, तो मॉनेटरी आइटम के लिए रूल ये है कि पहले दिन रिकॉर्ड तो हो गई, वो इनिशियल रिकग्निशन करा दिया। अब जब ईयर एंड आएगा, तो क्या हमने इस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का, अगर ईयर एंड पे बैलेंस मौजूद है, तो क्या इसको अपडेट करना है या अपडेट नहीं करना? तो मॉनेटरी आइटम है तो करना। सेल्स इनकम है, ये भी मॉनेटरी आइटम है? नहीं, ये नॉन मॉनेटरी आइटम थी, और वैसे भी ये कोई बैलेंस शीट की तो चीज है ही नहीं। ये फैसला के सब्सिक्वेंटली ईयर एंड पे क्या करना है, ये एसेट लायबिलिटीज के लिए हो रहा होता है। इसलिए डिस्कशन सेल्स की नहीं, डेटर्स की हो रही है। तो ईयर एंड पे पहले रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को अपडेट करना है या नहीं करना? तो पहला सिनेरियो है मॉनेटरी आइटम है तो हाँ अपडेट करना, मॉनेटरी आइटम है तो करना। हमने 2022 में, चलो 1 सितंबर को इंपोर्ट किया एक प्लांट $10,000 का, खरीद लिया। ईयर एंड पे इसको अपडेट करना है डॉलर को? क्यों? नहीं, कैश तो गया ना, प्लांट को अपडेट करना क्यों? प्लांट आ गया, बस आ गया। इसने दोबारा अब डॉलर का रेट चेंज होता रहे, हमें खुशी तो हो रही होगी कि अच्छे रह गए, लेकिन डॉलर का रेट मजीद बढ़ने से या कम होने से हमारी जेब से कुछ और पैसे तो नहीं आते। तो इसलिए ये कहलाती है नॉन मॉनेटरी आइटम, और इसको अपडेट नहीं करना। लेकिन अगर ये बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग भी हमारी फॉरेन ब्रांच है यूके में, वहां है, वहां हमने बिल्डिंग खरीदी हुई है, ऑफिस बिल्डिंग यूके में है, हम पाकिस्तानी कंपनी, लेकिन हमारी एक ब्रांच है यूके में, और ये बिल्डिंग वहां यूके में मौजूद है। तो अब ईयर एंड पे इसके डॉलर स्टर्लिंग अपडेट करना है कि नहीं करना है? करना है। क्यों? हाँ हाँ, तो वो तो एंट्री करते हुए दिखाई दिया था। डिपेंड करता है कि क्या ये कॉस्ट मॉडल पे है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो इन दोनों का सेम जवाब है, चाहे इंपोर्ट करके घर ले आए, चाहे फॉरेन ब्रांच में रखें। अगर कॉस्ट मॉडल है तो डॉलर या स्टर्लिंग के रेट का चेंज होने से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ना। तो इसलिए अगर कॉस्ट मॉडल वाला एसेट है तो उसके ऊपर कोई अपडेशन नहीं होनी। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है, और रिवैल्यूएशन सिर्फ एक मिसाल है, पॉइंट ये है कॉस्ट से हट के कुछ। इन्वेंट्री के केस में कॉस्ट से हट के क्या हो सकता है? इन्वेंट्री के केस में एनआरवी। पीपी के केस में क्या हो सकता है? रीवैल्यूड अमाउंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में क्या हो सकता है? मॉडल फेयर वैल्यू हो सकती है। इसी तरह पीपी इंटेंजिबल एसेट्स के केस में और क्या हो सकता है? I-36 रिकवरेबल अमाउंट, वो भी डॉलर में हो सकती है। तो अगर एसेट नॉन मॉनेटरी, दोबारा अगर मॉनेटरी आइटम है तो ईयर एंड पे अपडेट करना है। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है लेकिन कॉस्ट मॉडल पे है तो नो अपडेशन। और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है लेकिन कॉस्ट से किसी और अमाउंट पे शो होती है कॉस्ट की बजाय, तो उसको अपडेट करना है, लेकिन हर ईयर एंड पे नहीं करना। कब कब उसका एक्सचेंज रेट चेंज होगा? जब जब वो नई वैल्यू निकलेगी। यानी अगर ये बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जिस दिन रिवैल्यूएशन होगी उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगेगा। ये मैं आपको सवाल से सिखाऊंगा, बगैर सवाल की थोड़ी मुश्किल है बात। सवाल में सबके कराता हूं। पहले मैंने जो मिसालों से बताया है ना, आप तीसरे पेज पे आए।
और ये जो सब्सिक्वेंट लिखा हुआ रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स, ये टेबल सारा पढ़ लें। टेबल पढ़िएगा, उसके नीचे जो अंग्रेजी लिखी है वो भी रहने दीजिएगा, मैं आपको पहले सवाल से समझा दूं, उसके बाद वो अंग्रेजी पढ़िएगा। पहले आपने सिर्फ ये पेज 3 के ऊपर बना हुआ टेबल सारा पढ़ना है। हाँ जी, पेज 3 का टेबल। ओके, ये भी आपको ना सवाल से बेहतर समझ आएगा। मैं पहले आपको अगले पेज का टेबल बताता हूं, फिर सवाल कराता हूं। मॉनेटरी आइटम्स को हर ईयर एंड पे अपडेट करना है, तो इससे गेन लॉस आएगा। नॉन मॉनेटरी आइटम्स अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं, इनको अपडेट करना है, नहीं करना। नॉन मॉनेटरी आइटम अगर कॉस्ट मॉडल से हटके हैं, इनको अपडेट करना है, तो इनको अपडेट करने पे भी गेन लॉस आएगा। मॉनेटरी आइटम्स को एक तो अपडेट करने पे गेन लॉस आएगा, और फाइनली जब कैश मिलेगा तो भी गेन लॉस आएगा। तो क्यों गेन लॉस आएगा? क्योंकि कैश डिफरेंट मिल रहा होगा। तो मॉनेटरी आइटम को जब ईयर एंड पे अपडेट करना था वो भी, और जब कैश आना जाना है तब भी, जो गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा। इस पे कोई गेन लॉस आएगा? क्यों? इसको अपडेट ही नहीं कर रहे। इस पे गेन लॉस आएगा, तो इस पे आने वाला एक्सचेंज गेन लॉस वहां जाएगा जहां वो वैल्यू गेन लॉस जाना है। जैसे अगर ये पीपीई है और रिवैल्यूएशन गेन है, तो रिवैल्यूएशन गेन कहां जाना था? ओसीआई में, तो एक्सचेंज गेन भी ओसीआई में जाएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू गेन कहां जाना था? तो एक्सचेंज गेन भी P&L में जाएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, नॉन मॉनेटरी है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नॉन मॉनेटरी आइटम है, अभी कुछ देर पहले बताया, तो उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, तो फेयर वैल्यू गेन जाएगा P&L में, तो एक्सचेंज गेन भी P&L में जाएगा। फेयर वैल्यू गेन अगर ओसीआई में जाएगा, तो एक्सचेंज गेन भी ओसीआई में जाएगा। चौथे पेज वाला टेबल सारा पढ़ लें, और अब आपको सवाल कराता हूं, तो ये चीजें जो आधी अधूरी हैं ये फिर पक्की समझ आ जाएंगी। पेज 4 वाला टेबल भी पढ़ लें। ये जो एग्जाम नोट लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको भी सवाल कराता हूं तो समझ आएगी बात। चलिए सवाल लिखें। On 1st April 23, a machine was imported. For $30,000, $30,000. Payment terms were as follows. 30% at the time of purchase, 70% on 31st July 23. Exchange rates were as follows. 1st April 23 का रुपीस पर डॉलर 240,
30 जून 23 और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए ईयर एंड, यानी ये ईयर एंड है। 30 जून 23 ईयर एंड है और इस दिन है रुपीज पर डॉलर 270 और फिर लिखें 31 जुलाई 23, 31 जुलाई 23 इस दिन है 280 और मशीन की यूजफुल लाइफ है 10 साल। What's required in जनरल एंट्रीज? 1 अप्रैल 23 प्लांट एंड मशीनरी कितने से डेबिट होगी? 1 अप्रैल को खरीदी है, 1 अप्रैल को डेबिट होनी बनती थी, तो किस दिन का एक्सचेंज रेट? 1 अप्रैल का $30,000 इंटू 240 जी 7.2 मिलियन। अब कैश भी इसी दिन जा रहा है और पेएबल भी इसी दिन बन रहा है और ये भी 240 रुपए ही उस दिन डेट है, तो बेशक इसी को 3070 कर लें। टू वन और पेएबल 50। ये हमने इनिशियली प्लांट रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजैक्शन डेट वाला एक्सचेंज रेट लग गया, उसके बाद अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया बीच में, तो प्लांट एंड मशीनरी को अपडेट करना है? नहीं, पेएबल को करना है। पेएबल हमारे पास रिकॉर्डेड थे, चले मैं यहां लिख ही देता हूं। $9,000 पे हुआ था और $21,000 ये पेएबल बना था। तो हमने 30 जून 23 पे इस $21,000 को अपडेट करना है। ईयर एंड आ गया ना, मॉनेटरी आइटम है, ये मॉनेटरी आइटम है, ईयर एंड पे अपडेट करना पड़ेगा। ईयर एंड पे कितना रेट हो गया? 270, तो इसको 30 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। पेएबल को 30 रुपीज बढ़ाना है, लॉस हो गया, P&L डेबिट और पेएबल क्रेडिट, 30 रुपए का लॉस हो गया। जी 630 और ईयर एंड है तो 3 महीने की डेप्शन भी चार्ज हो जाएगी और प्लांट और मशीनरी को हमने अपडेट नहीं करना है। तो 7.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 साल 3 महीने, $180,000। तो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड थी लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम थी, तो इसकी अपडेशन नहीं है, लेकिन पेएबल मॉनेटरी आइटम थी, इसलिए इसको ईयर एंड पे अपडेट किया। अच्छा, हो सकता है किसी को लग रहा हो, सामने बैठे तो नहीं पूछ रहे कैमरे पर, कि कैश भी तो मॉनेटरी आइटम होती है। वो कैश तो गया ना, कैश तो चला गया, वो तो डॉलर खरीदे और पे कर दिए, हमारे पास थोड़ी पड़े हुए डॉलर। अब सेटलमेंट के ऊपर मॉनेटरी आइटम है तो सेटल करते हुए भी कोई ना कोई गेन लॉस आएगा। और क्यों गेन लॉस आएगा? इसलिए गेन लॉस आएगा कि कैश जेब से कितना जा रहा होगा अब, $21,000 280 का, जबकि हमारी बुक्स में पेएबल कितने पे आ रहा है? 270 पे, 270 पे अपडेट कर लिया था, तो पेएबल 270 पे आ रहा है, पेएबल 270 पे रिकॉर्डेड है, वो डेबिट होगा। पेएबल कितने से डेबिट होगा? 5670, लेकिन कैश कितने से क्रेडिट होगा? 5880। तो नुकसान हो गया हमें कितना? 210। ये मॉनेटरी आइटम के ऊपर ईयर एंड पे भी अपडेशन हुई, वहां गेन लॉस आया, और सेटलमेंट पे अपडेशन नहीं करनी लेकिन गेन लॉस आ रहा है क्योंकि कैश की अमाउंट फर्क है। तो जो सेटलमेंट पे गेन लॉस आ रहा है वो भी P&L में जाना है और जो ईयर एंड पे अपडेशन पे गेन लॉस है वो भी P&L में जाना है। ये मॉनेटरी आइटम है।
हाँ जी, नोटेड। अच्छा, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 सॉल्व कर दें, नहीं 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दें।
जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 बताएं, मैं बोर्ड पे करके समझाता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 का डेटा बताइएगा मुझे, पढ़ लें पहले आप। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 नहीं सॉरी 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 का डेटा बताइएगा, पढ़ लें पहले, मैं बोर्ड पे करता हूँ सॉल्व। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। जी इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और किस मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल। तो फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसको हमने खरीदा था 5 लाख दिरहम का, और जिस दौर में सवाल मैंने बनाया था उस वक्त दिरहम ये 30-32 रुपए का ही होता था, तो मैंने फिर रेट अपडेट नहीं किया। 5 लाख दिरहम की बिल्डिंग खरीदी थी और इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा था, इसलिए इस पे फेयर वैल्यू मॉडल डिसाइड किया था। अच्छा इसकी मैं ऑफिशियल वर्किंग सवाल की करके देता हूं, पहले सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। खरीदी किस दिन थी? 1 जुलाई 18। कितने की? दिरहम में 5 लाख की। ईयर एंड पे 31 दिसंबर 18। इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी? 15,000 दिरहम गेन आ गया। जब खरीदी थी उस वक्त यानी 1 जुलाई 18 एक्सचेंज रेट क्या था? 32। और अब जब हम इसकी वैल्यू दोबारा कर रहे हैं तो कितना है? 30। 5 लाख पे 32 लगाए, 16 मिलियन, 160 मिलियन, 16 मिलियन, 16 मिलियन। 5 15 पे 30 लगाए, 1545। रुपीज में देखें तो लॉस आ रहा है, दिरहम में गेन है, तो ये लॉस कैसे हो गया? एक्सचेंज रेट की वजह से। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है लेकिन एक्सचेंज रेट गिरने की वजह से हमारी प्रॉपर्टी की रुपीज में वर्थ गिर गई है। अगर वैसे ही अकाउंटिंग में जरूरत नहीं है, वैसे ही जानने के लिए अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि वैल्यू में कितनी चेंज आई है और एक्सचेंज रेट की वजह से कितना नुकसान हुआ है, तो अलग अलग कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं? कैसे? कैसे? हाँ एक्सचेंज रेट कांस्टेंट रखें, यानी एक्सचेंज रेट 32 ही रहने दें और 32 पे इसको ट्रांसलेट कर लें, 32 पे ही इसको ट्रांसलेट कर लें तो वैल्यू का गेन आ जाएगा। और फिर 15,450 से फर्क लें तो बाकी मार हमने एक्सचेंज रेट की वजह से खाई होगी। लेकिन इस मेहनत के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है। वैल्यू का गेन लॉस कहां जाना था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू मॉडल है, P&L में। एक्सचेंज गेन लॉस ने कहां जाना है? जब दोनों ने जाना ही P&L में है तो फिर दोनों में फर्क करने की जरूरत ही नहीं है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम जो कि कॉस्ट मॉडल से हट के किसी मॉडल पे है, उसका मॉडल लगाने की वजह से जो गेन लॉस आएगा, अगर वो गेन लॉस P&L में जाता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाएगा, और अगर वो मॉडल लगाने की वजह से गेन लॉस OCI में जाता है तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में जाएगा। क्योंकि दोनों ने जाना ही इकट्ठे है तो फिर हमें दोनों की फिगर अलग अलग जानने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सवाल करने का एक आसान हल ये हो गया कि आप इस 15,000 को लिफ्ट ही ना करवाएं, आपने IS 40 बाद में लगाना है। IS 40 बाद में लगाना है, पहले IS 21 लगा के रुपी फिगर्स बना देनी है। यानी इस सवाल का ऑफिशियल सॉल्यूशन ये होगा कि 15,000 की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने सारी कैलकुलेशन करनी ही रुपीज में। 1 जुलाई को इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड किया? 5 लाख दिरहम, 30 का 1, 16। फिर 31 दिसंबर 18 चूंकि नई वैल्यू निकलने लगी है ईयर एंड की, तो जिस दिन की वैल्यू उस दिन का एक्सचेंज रेट। ये 32 है, ये 30 है ना? फोर 5 था। तो आप कैलकुलेशन ही रुपीज में करें। IS 21 का सिर्फ इतना काम होगा कि किस दिन की फिगर पे कौन सा रेट लगाना है। एक बार रेट लगा के आंसर रुपीज में ले आए, फिर IS 40 चलाएं। क्योंकि जो वैल्यू का गेन लॉस होना था उसने भी वहीं जाना है जहां एक्सचेंज गेन लॉस ने जाना है, तो हमें फिर एक्सचेंज गेन लॉस और वैल्यू गेन लॉस अलग निकालने की जरूरत ही नहीं रही। हम लोगों ने वैल्यूज जो भी नई वैल्यू निकलती रहेगी, किस दिन की वैल्यू तो उस दिन का एक्सचेंज रेट रुपीज में लाएंगे और बस सवाल ही सारा रुपीज में सॉल्व करेंगे। तो 2018 का
गेन कितना बन गया IS 40 के मुताबिक? लॉस बन गया 0.55, ये लॉस आ गया। ये IS 40 वाला लॉस है, एक्सचेंज गेन लॉस नहीं है, इसको IS 40 वाला ही लॉस कहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? 31 दिसंबर 19, प्रॉपर्टी को कहां तक पहुंचाना है जी? 505, और अब जिस दिन का 505 है उस दिन का एक्सचेंज रेट है 40। 20.2। अब गेन आ गया, वरना वैल्यू देखें तो गिरी है, लेकिन एक्सचेंज रेट इतना बढ़ गया कि हमारा रुपी गेन बन गया। तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम जो कॉस्ट मॉडल से किसी डिफरेंट मॉडल पे है, तो जहां उस मॉडल का गेन लॉस जाना था वहीं एक्सचेंज गेन लॉस जाना था, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग नहीं करना। तो फिर सवाल सॉल्व ही सारा रुपीज में हो जाएगा। बस एहतियात ये रखनी पड़ेगी कि जिस दिन की नई वैल्यू है उस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा। अब हमारी ये रुपी फिगर्स हैं जिनसे एंट्रीज की अमाउंट निकलनी है। 1 जुलाई 18 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट 16 मिलियन, और 31 दिसंबर 18 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट P&L डेबिट, ये हमारा IS 40 का लॉस हो गया 0.55, और फिर 31 दिसंबर 19 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और P&L क्रेडिट, ये हमारा IS 40 का गेन हो गया। हाँ जी, चले 28 बस 29 में उसकी और प्रैक्टिस करा के फिर IS 21 खत्म कराता हूँ।